बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान का और आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची बेस्ड एक ऐसी चाइली खातून से जो 1980 में इंजीनियर बन गईं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वुमेन करीमाबाद कराची की वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी रह चुकी हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गर्ल्स करीमाबाद कराची की प्रिंसिपल भी रही हैं। वो सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी कराची की रीजनल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। माशाअल्लाह। आज की मेहमान हैं इंजीनियर परवीन आकिल साहिबा, जो पीसीजी सीनियर एडमिन सलीम अजहर भाई की बहन हैं। इनका ददियाल मलाक महंगांव है। इनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स आगे प्रोग्राम में हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। परवीन बाजी, आपका हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खैर मकदम है। खुश आमदीद। सबको अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। जी प्रोफेसर परवीन आकिल साहिबा, आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए हम लोगों को, क्योंकि 1980 में उस जमाने में इंजीनियरिंग कर लेना एक लेडी के लिए ये मतलब एक ड्रीम रहा होगा। तो आपने यही लाइन क्यों चूज किया और कैसा रहा पढ़ाई का इंजीनियरिंग? सबसे पहले उसको थोड़ा सा तो मैं आपको स्कूलिंग का भी अपने बता दूं। मैं पहले सबसे पहले मेरी स्कूलिंग जो है ना वो कोयटा की है। जी बिल्कुल। अब्बा जी का ट्रांसफर वहाँ हो गया था, तो मेरी पूरी फुल स्कूलिंग मैट्रिक तक मैंने पूरा कोयटा बलूचिस्तान से ही किया। इंटरमीडिएट आके कराची में किया, बहुत अच्छी परसेंटेज आई। फिर एडमिशन हो गया अपने साउथ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो एफिलिएटेड था एनईडी से। अब मैं इंजीनियरिंग में जाने का इस तरह से तस्वीर आया कि मेरे जहन में हमेशा ये बात कहती थी कि मैं अगर कुछ बनूंगी तो ऐसा बनूंगी या वो काम करूंगी जो कम से कम लड़कियां करती हों। उस वक्त जहन में पता नहीं क्यों ये था। उसके साथ साथ ये अब्बा जी का भी शौक था, जो वो चाहते थे कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई। मैंने प्री इंजीनियरिंग ग्रुप इंटरमीडिएट में लिया, तो अब्बा जी भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इसलिए जब इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज आई, लड़कियों में 4th पोजीशन थी, तो फिर अप्लाई किया एनईडी में भी और दाऊद कॉलेज में भी। हमारे जमाने में असल में ना कुछ टेक्नोलॉजी दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, कुछ एनईडी में थी, लेकिन डिग्री सब एनईडी की ही होती थी। तो दोनों में अप्लाई किया। एनईडी में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में दाऊद में। तो प्रेफरेंस मैंने दी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गई। और ज़ाहिर मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हाँ, ये जरूर मुश्किल पेश आती थी कि 200 मेल के साथ हम टोटल 4 फीमेल होते थे, लड़कियां होती थी। तो ये थोड़ा सा वो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरीके से हो गया सब कुछ। और एक अच्छी पोजीशन वहां पर भी मैंने ली, और बहुत अच्छा कैरियर रहा मेरा। जी, और कुछ डिटेल पूछना चाहेंगी इस बारे में? नहीं, आपने मतलब उस वक्त कर लिया, यही इतनी बड़ी बात थी। आपने बता दिया कि भाई आप एक ऐसा करना चाहती थी जो लेडीज जिसमें कम जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज भी लेडीज उसमें जाएं जिसमें लेडीज अभी भी कम जाती हैं। आपने एक लेसन दिया है सबको। जी जी जी। नहीं, मेरे अच्छा, बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियां गई फैमिली की। जी, बाद मैं में उनके लिए शायद रोल मॉडल बन गई। जी, तो रोल मॉडल बनना जरूरी है, अलग हट के करें। तुमुल जी, एक बात जहन में आ रही है कि 1980 से पहले परगना चायल में किसी और लेडी ने इंजीनियरिंग की है? कुछ आइडिया है इसका आपको? मेरे ख्याल से थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा। जी जी, मेरे ख्याल से तो नहीं की। जी। पूछना तो परवीन पड़ेगा। बाजी परगना चायल की पहली लेडी इंजीनियर हो गई जी। जी 1980 में कर चुकी थी। हाँ, कर चुके थे। और हाँ, पहले से कर रही थी 76 जी में मेरा एडमिशन हुआ था। जी कर चुके थे। 5 साल और पीछे चले जाएं, 4 जी साल आप। जी जी जी, और वो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक से। जी प्रोफेसर साहिबा, आप अपनी चाइल्ड कनेक्शन के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मेरा चाइल्ड कनेक्शन ये है कि
मैं ज़ाहिर है मोहम्मद अख्तर खालिद की बेटी हूँ, जैसे कि काशिफ ने बताया, सलीम अख्तर की बहन हूँ। तो मेरा ददियाल तो मलात महंगाँव है, और मेरी अम्मी का ताल्लुक या मेरे ननियाल का ताल्लुक जो है वो बड़े गाँव से। ये मेरा ददियाली और ननियाली कनेक्शन मेरा यही है। बाकी तो डिटेल्स ज़ाहिर है वही है जो सलीम की डिटेल्स हैं, कहाँ तक जाएंगे और कौन दादा परदादा सभी के बारे में वो भी बता चुके हैं आपको। तो बस ये कि मैं जी ये कहूंगी कि मलाक महंगाओं ददियाल है मेरा, और क्या कहते हैं बड़े गांव से मेरी अम्मी का ताल्लुक था, ननिहाल मेरा बड़े गांव। आपका इंडिया कभी आना हुआ? 62-63 में जब बहुत छोटी थी जब आई, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वो शबी के तौर पे याद हैं कि मजा बहुत आता था। वहाँ के ताजा ताजा अमरूद तोड़ के खाना, वहाँ बाहर फैन में चटाइयों पे बैठ के करना, वो एक अच्छा लगता था बहुत ज्यादा। और दूसरे सबसे हटके वहाँ सब लोगों का खुलूस जो था ना, वो याद है अभी तक मुझे ना, कि वहाँ के लोग तो बहुत पुरखुलूस होते हैं। फिर आइए, फिर आने का दिल नहीं चाहता क्या? आइए आप। नहीं, दिल चाहा था जब 84 में अब्बा जी लोग गए थे ना, उनके साथ सलीम भी गए थे, मेरी बड़ी बहन भी गई थी, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मुझे एनओसी नहीं मिला था, इसलिए उस वक्त मैं रुक गई, वरना शायद मैं 84 में भी चक्कर लगा लेती। उसके बाद थ्रू आउट गवर्नमेंट जॉब में रही। एनओसी का बहुत बड़ा मसला होता है, जैसे कि अब्बा जी के साथ सारी जिंदगी रहा, इतनी मुश्किलों से और उनके मसूदा बुआ के उसमें पहुंचे वो, तो ये चीज थी, इस वजह से नहीं आ पाई। अब ट्राई कर सकते हैं, रिटायरमेंट तो हो गई है जाहिर है। बिल्कुल जरूर आए आप, बिल्कुल इंडिया आए। और हम्म, चलिए, आपका तो ये हो गया महंगाओं और बड़े गांव से ताल्लुक है, ये काफी है हम लोगों के लिए। हम्म, अच्छा, आपका प्रोफेशनल कैरियर तो जैसे बताया ना कि किसी भी एक आज भी किसी लेडी के लिए एक ड्रीम है, तो आपने तो उस जमाने में इतना आपका वो रहा। तो आपका प्रोफेशनल कैरियर, जैसे आप प्रिंसिपल भी रही, आप काफी जगहों पे अलग अलग पोस्ट आपने होल्ड किया, इसके बारे जी। में बताएं। देखिए, शुरू में हुआ है कि जब मैं फाइनल ईयर में थी, तो ये कह लीजिए कि ऐसे ही ये बिल्कुल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट लड़कियों का जो है बिल्कुल नया बना था। तो वो डायरेक्टर की किसी से मुलाकात हुई होगी, वो हमारे साथी हमारे मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने मुझे पूछा कि जॉब करोगी, मैंने कहा हाँ। उस वक्त तक मेरा प्रोजेक्ट का कोई एग्जाम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, मैं इंटरव्यू देने पहुंच गई। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्वालिफाई कर गई और आप है ना कल से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ ना जाके, कि एकदम से अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई कि ये जॉब मिल गई। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्वाइन कर लिया, और फिर अच्छा रहा, बाद में मैंने उसे छोड़ने का सोचा भी नहीं। हालांकि मेरा ड्रीम था पाकिस्तान कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाने का, कैनप में, वहां पे भी मेरी जॉब हो गई थी, लेकिन फिर मैं यहाँ सेटिस्फाई हुई। फिर अब्बा जी ने समझाया भी कि देखो, बाद में वहां पे जब शिफ्ट ड्यूटीज होंगी तो मसला आएगा, यहाँ ये लड़कियों के लिए जॉब ज्यादा अच्छी है, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे तो मसाइल आएंगे। बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था इसी फील्ड में रहने का, तो ये किया। उसके बाद यहाँ पे जाहिर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट से स्टार्ट किया, लेकिन बेनिफिट ये था कि यहाँ पे और कोई था ही नहीं, सबसे सीनियर मैं खुद ही थी, तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही रही मेरी, डिपार्टमेंट को देखती रही। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक टाइम पीरियड आया कि इतना 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एचओडी बन गई, फिर वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। एज अ प्रिंसिपल मैंने अपने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया, कि मैंने उनके सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने 3 साल तक जो एक कोलेबोरेशन में ब्रिटिश काउंसिल के और नेफटेक के ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन इंग्लैंड से मेरा कोलेबोरेशन रहा। 3 साल हम साथ साथ काम करते रहे, यानी एक्सचेंज ऑफ टीचर्स का एक्सपीरियंस भी रहा, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स भी रहा। उसके नतीजे में मेरा इंस्टीट्यूट जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हो गया। दूसरे मैंने इसमें इसको अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा काम ये किया कि यहाँ पे मैंने एक करियर काउंसलिंग सेंटर बना दिया। अब करियर काउंसलिंग सेंटर से ये फायदा हुआ कि उससे हमें सारी इंडस्ट्रीज से लिंकेज हो गया हमारा, तो उसके लिए बच्चों की 100% इंटर्नशिप हो जाती थी, और 60 to 70% जॉब प्लेसमेंट भी हो रही थी। जॉब प्लेसमेंट का तरीका मैंने ये रखा हुआ था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बाहर नहीं भेजती थी, बल्कि जो भी इम्बिल ओनर्स थे या जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनको मैं खुद कॉल करती थी अपने इंस्टीट्यूट कि आप यहाँ आके इंटरव्यू, क्योंकि और तो कोई लड़कियों का इदारा था नहीं, उनको जरूरत होती थी कि जो भी यहाँ के पास आउट टेक्निकल हैंड लड़कियां हैं उनको ले लें। तो वो यहाँ आके इंटरव्यू करते थे, और जो क्वालिफाई करते थे उन बच्चियों की कॉलेज में बैठे बैठे ही उनकी जॉब लग जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने वहाँ पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास लड़कों के लिए हर इसमें थी इंस्टीट्यूट में, लड़कियों के लिए अलग से कहीं नहीं थी, वो मैंने अपने अदारे में उसे शुरू कराया।
और माशाल्लाह। सबसे ज्यादा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीजें की। फिर अपने कॉलेज के लिए एक बस का भी अरेंजमेंट करवाया, पिक एंड ड्रॉप बच्चों के लिए मसाइल आते थे, ये सब चीजें मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल थी, जब भी मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरी वर्किंग देखते हुए मुझे ऑफर दी कि मैं आपको रीजनल डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे ताकि मैं अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से पूछूं, क्योंकि वो बड़ा टाइम टेकिंग जॉब थी। रात के 9 भी बजते थे, 10 भी बजते थे आने में। खैर मैंने सबका एक दफा फैसला था कि नहीं, आप कर सकती हैं, आप करें। मैं करना चाहती थी, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ये सब यही कहते थे कि इनको ऑफर होगी, ये मना कर देंगी क्योंकि ये लेडी है, ये इतना टाइम नहीं दे सकती। फिर आई टुक इट एज अ चैलेंज। मुझे चैलेंजेस है ना लेने की बड़ी बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि मैं कोई चैलेंज मिले और मैं एक्सेप्ट करूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं एज अ चैलेंज मैं लूंगी ताकि मेरे बाद हर लेडी के लिए ये रास्ता खुल जाए कि डायरेक्टर कोई लेडी भी बन सकती है। मुझसे पहले कोई नहीं था। फिर मैंने ये एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रही और बड़ी कामयाब रीजनल डायरेक्टर रही, जो कि आज तक लोग मुझे सराहते हैं मेरी काविशों को, जो कुछ मैंने किया। रीजनल डायरेक्टर रहते हुए जो कुछ मैंने किया वो ये था कि पहले से थोड़ा सा आपको बता दूं, टेक्निकल एजुकेशन में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मॉनिटेक्निक, एक होता है पॉलीटेक्निक, एक होता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉनिटेक्निक में एक टेक्नोलॉजी होती है उस इंस्टीट्यूट में से। पॉलीटेक्निक में 3 टेक्नोलॉजीज होती हैं या 3 से ज्यादा, और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 5 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो मेरे दौर में मैंने ये काम किया कि 3 मोनोटेक्निक्स को अपग्रेड करवाया पॉलीटेक्निक के लेवल पर, और 2 पॉलीटेक्निक्स को अपग्रेड करवाया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल पर, जिसमें से एक मेरा अपना कॉलेज था जो लड़कियों के लिए था, क्योंकि मैं हर काम करना चाहती थी कि लेडीज के लिए भी आगे कुछ रास्ते बने आगे बढ़ने के। उनके लिए हायर एजुकेशन में 2% कोटा सिर्फ इंजीनियरिंग में होता था और कोई एजुकेशन हायर उनके लिए नहीं थी। माशाल्लाह से अब बीटेक शुरू हो गया है, बच्चियां कर रही हैं। अब बीटेक के साथ साथ अब तो नया ट्रेंड है कि बीएस टेक्नोलॉजी भी शुरू हो गई है वहां पर। तो अब बच्चियां हायर एजुकेशन ले रही हैं। अब जाहिर है ये सब कुछ मैंने किया। और उसके बाद मैंने, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर की पहले फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए, जो सबको पसंद आए कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा मैंने एक ट्रेसर स्टडीज शुरू की। ट्रेसर स्टडीज ये होती है कि जितने पुराने आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, वेयर दे आर वर्किंग एंड ऑन विच पोस्ट दे आर, तो वो सारा कुछ हमने वो डाटा कलेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 70% डाटा कलेक्ट करने में हम कामयाब हो गए कराची रीजन के लिए, कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ हैं, किस किस मुल्क में हैं, और अगर अपनी कंट्री में है तो किस किस फॉर्म में है और किन किन पोस्टों पर है। ट्रेसर स्टडीज के अलावा जो काम हुआ वो हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैंने बड़ा फैसिलिटेट किया कि ये काम भी हो। फिर मार्केट डिमांड कोर्सेज के लिए, कि मार्केट में हमारी क्या डिमांड है ताकि उसके मुताबिक हम अपने अपने इंस्टीट्यूट में अपग्रेडेशन कर सकें या टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को हम चेंज कर सकें। तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए। और प्रमोशन मैंने रिकॉर्ड तोड़ प्रमोशन अपने दौर में किए, जो आज तक लोग कहते हैं मुझसे पहले किसी डायरेक्टर ने ऐसे प्रमोशन नहीं किए। वो डिजर्व करते थे और उतनी पोस्टें खाली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग मेरे हाथ में थी, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन अपॉइंटमेंट, तो मैंने प्रमोशन सबसे ज्यादा किया। अपॉइंटमेंट वगैरह तो इतने नहीं हुए, लेकिन प्रमोशन लोगों के 35-35 साल से रुके हुए प्रमोशन हुए, जिसके लिए वो आते थे मेरे पास भी, तो बताते थे मुझे कि अब 35 साल के बाद हुआ है। तो मुझे भी अजीब सा लगता था कि 35 साल बहुत होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी के साथ ये सफर तय किया। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट ग्रेड 19 की थी, मेरा प्रमोशन 20 में हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा मेरे हेड ऑफिस से पोस्ट किया गया, एमडी ने मेरे पोस्ट किया कि आप किसी पोस्ट पर रहें, बेशक आप वो ग्रेड ले लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी का हाथ नहीं मार सकती, मुझे जहाँ पे ग्रेड 20 के पोस्ट आप भेज दें। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जनरल करीमाबाद, जहाँ से मैंने अपने सफर का आगाज किया था, वहाँ दोबारा मैं वहीं चली गई 20 ग्रेड में, वहाँ की प्रिंसिपल की हैसियत से। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहीं से फिर रिटायर हुई। बहुत अच्छा रहा कैरियर, अभी मैंने बहुत एंजॉय की अपनी स्टूडेंट लाइफ भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ। बहुत सक्सेसफुल रही माशाल्लाह आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, रोल मॉडल रही हैं आप, आज की भी लेडीज के लिए भी और पहले की भी लेडीज के लिए भी। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए, अपने सिबलिंग्स के बारे में, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, सबके बारे में। जी। देखिए मेरी शादी, मेरे हस्बैंड जो वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एनईडी के, उनका ताल्लुक बरेली से है, और वो के इलेक्ट्रिक से एज चीफ मैनेजर, वो जनरल मैनेजर रिटायर हुए।
मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। सबसे बड़े बेटे ने मेरे एनईडी से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फिर आईबीए से एमबीए किया और वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है। और इस वक्त एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स जो बहुत बड़ी फर्म है यहाँ कराची में भी और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है, उसमें वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। उसके बाद मेरी बेटी है जिसने बीबीए किया पीएफपी से और फिर एमबीए किया जेटिस से, वो भी माशाल्लाह वो है क्या कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है। उसकी भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई। और फिर तीसरे नंबर पे जो बेटी है वो उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो माशाल्लाह से कनाडा में जॉब कर रही है। उससे छोटी जो है वो डॉक्टर है, उसकी भी शादी हो गई है। सबसे छोटा मेरा बच्चा पीएचडी कर रहा है यूएस से, बफलो यूनिवर्सिटी यूएस में पीएचडी कर रहा है माशाल्लाह से। मेरा एक पोता एक पोती है और एक नवासा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फैमिली है हमारी। बस मेरे मियाँ भी ज़ाहिर है मुझसे पहले रिटायर हो गए थे, मैं भी रिटायर हो गई, लेकिन वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। बच्चों में भी 2 इंजीनियर हैं, बाकी 3 ने अपनी फील्ड थोड़ी सी अलग कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे इंजीनियर्स की फैमिली है। माशाल्लाह से हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 3 भाई। बहनों में हम सबसे बड़ी मेरी बहन है जलीस है, जिन्होंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी, उसमें बायोकेमिस्ट्री में, और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह से। उसके बाद सेकंड नंबर मेरा है, मैं इंजीनियर हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे सलीम आते हैं माशाल्लाह से। सलीम के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि सलीम इंजीनियर भी हैं, बहुत कुछ है, वो तो बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद मेरी बहन, छोटी बहन है समीना, जो डॉक्टर हैं और इस वक्त यूएस में प्रैक्टिस कर रही हैं। उसके बाद उनसे जो छोटा भाई है नदीम है, उन्होंने एनईडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद एमई भी वहीं एनईडी से किया और इस वक्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे है, वो डायरेक्टर की पोस्ट पर है। सबसे छोटे जो है कलीम अख्तर हैं और उन्होंने मास्टर्स किया है फाइनेंस में, मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में, एलएलबी किया है और वो तदरीस से जुड़े हुए हैं। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है माशाल्लाह से। और उन सबकी, बस उन सबके भी बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, उनकी भी डिटेल बता दूं अगर चाहें तो। जी बता दें। और उनकी वाइफ जो है शारिक की, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, वो कराची यूनिवर्सिटी में है। और नदीम की वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं, वो तो रिश्तेदार हैं, वो भी शाइनी हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। और जीस के जो हस्बैंड थे वो भी प्राइवेट जॉब में थे, उन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई है 4 महीने में। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जगह का फरमाए, आमीन। जीस के 3 बड़ी बहन के हमारे 3 बच्चे हैं, जिनों में से बड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी भी इंजीनियर है, छोटा जो है उसने बीबीए किया हुआ है। और उसके बाद सलीम के बच्चों का आपको पता चल गया, मेरे बच्चों का पता चल गया। उसके बाद समीना जो है उनके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटी ने उनके अभी मेडिकल कंप्लीट किया है यूएस में, दूसरी बेटी भी मेडिकल में है, बच्चे अभी छोटी क्लास में है। उसके बाद नदीम है, नदीम की के भी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उसमें एक बेटी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में है, उसमें क्या कहते हैं बॉटनी में मास्टर्स वो कर रही है, बीएस कर रही है। उसका बेटा अभी मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, बाकी 2 बेटियां छोटी हैं, अभी 5th 4th और 5th में हैं वो लोग। उसके बाद शारिक हैं, शारिक का बड़ा बेटा जो है वो ए लेवल्स कर रहा है। उसके 5 बेटे और 1 बेटी है, 4 बेटे और 1 बेटी है माशाल्लाह। और बाकी बच्चे उसके स्कूल गोएंगे। बेटी का भी एडमिशन हुआ है स्कूल में। ये पूरी उनकी कहानी है जी। अच्छा, आप खाने में आप खुद क्या पसंद करती हैं, बनाना और खाना? देखिए, बनाने में तो मैं सभी कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना खाना खाने के बहुत शौकीन थे। अब तो बेचारे गुज़ारे 1 साल से उनको कैंसर हो गया था, तो उनका इलाज चला, तो नहीं खा पाते इतना, लेकिन उनको इतना शौक था खाने पीने का कि मैं हर चीज बना लेती थी। और जब मैं अपने बहन भाइयों को भी इनवाइट करती थी ईद बकरीद में, तो वो ये कहते थे आप अपने हाथ से खाना बनाए। तो बहुत सारी चीजें मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। खाने का मुझे कोई खास शौक नहीं, हर चीज खा लेती, बनाने का है। अच्छा अच्छा, कौन चीज बहुत अच्छी आप बनाती हैं? आपने कहा कुछ अच्छी बना लेते हैं, कौन चीज बहुत अच्छी बनाती हैं? बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, कोफ्ते भी बनाती हूँ अच्छे, सीख कबाब मेरे हाथ के बहुत इन लोगों को पसंद है, उसके बाद हलीम मेरे हाथ का बहुत पसंद है। ये 3 चीजें तो ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। और वो क्या कहते हैं दम का कीमा मैं बनाती हूँ, एक कीमा इन लोगों को, मेरे बहन भाइयों को, सबको, मेरे ससुराल वालों को भी मेरे हाथ की डिशेज बहुत पसंद है। असली चीजें तो आप अच्छी, मुश्किल चीजें तो खूब अच्छा बना लेती हैं। माशाल्लाह जी। चलिए, मेरे तरफ से सवाल हो गया। अब आप
तहमीना आप लें सवाल। जी बहुत शुक्रिया सुम्बुल बाजी। मैं अब अपने सवालात का आगाज करती हूँ। जी मोहतरमा परवीन आकिल साहिबा, मेरा सवाल जो है वो ये है कि आप ये बताइए कि आपकी शादी जो है वो चाइलियों में हुई है या चाइलियों से हटकर हुई है, और अगर हटके हुई है तो फिर आपका तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, मेरी शादी जो है ना फैमिली से बाहर हुई है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल जो है वो बरेली का है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है। मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ। मेरे इन लॉज भी बहुत कोऑपरेटिव रहे। शायद इसीलिए मैंने इतनी लंबी जॉब की, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे थे छोटे छोटे, सब ददियाल में ही रहते थे। तो मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेमिना एक और ये बात ये है कि सब चीजें ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कैसा रवैया उनके साथ इन लॉज के साथ रखते हो, तो आप उसी रिटर्न की फिर उम्मीद रखो। क्योंकि वो भी फिर हम मेरे साथ वो लोग बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास भी, मेरे नंदे, देवर, ससुर, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरे बच्चों का भी। और इसीलिए शायद मैं इतनी सक्सेसफुल रही, वरना शायद मैं तो बहुत पहले जॉब छोड़ चुकी होती अपने बच्चों की वजह से। तो मेरा तजुर्बा तो अच्छा है। बस वही फिर मैं कहूंगी कि इंसान खुद अच्छा हो के रहे तो सब अच्छे हो जाते हैं। नहीं, ये तो खैर आपकी बात दुरुस्त है कि इंसान खुद अच्छा हो तो बाकी भी तमाम मामला अच्छे रहते हैं। मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि मौजूदा दौर में जो है शादियां वो चाइलियों में आपस में इतनी नहीं हो रही जितनी बाहर हो रही हैं, तो क्या जी, इस वजह से हम अपनी चाइली कम्युनिटी से अलहदा नहीं होते जा रहे या फिर मजीद जुड़ जाते हैं? नहीं नहीं, मजीद नहीं जुड़ते बल्कि अलहदा होते जा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और उसी हिसाब से जो आपका ये फोरम बना मुझे बहुत पसंद आया कि एटलीस्ट लिंक जो है वो कायम रहेगा। वरना खानदान से बाहर जब शादी होती है तो आपके लिंक जो है ना वो टूटने शुरू हो जाते हैं। इतनी आप इतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं रहते दूसरों के साथ। यू आर राइट, ये है कि लिंक खत्म होने लगता है। तो ये फोरम आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया जिससे कम से कम लिंक बनने शुरू हो गए दोबारा, और इंशाल्लाह ताला स्ट्रांग होंगे। इंशाल्लाह। जी मेरा अगला सवाल है कि आपने 1980 में इंजीनियरिंग की और नाजमाबाद से एनईडी यूनिवर्सिटी तक का सफर एक तवील सफर था, और उस दौरान शहर कराची के हालात भी काफी खराब रहते थे। तो आप बताइए कि उस दौर में आपको इस हवाले से कोई दिक्कत पेश नहीं आई, सफर के हवाले से, तालीम हासिल करने के हवाले से, आने जाने के हवाले से? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे अब्बा जी का बहुत शौक था कि मैं इंजीनियर बनूं। उन्होंने मेरा उसमें 100% साथ दिया। वो एक मेरे अच्छे फ्रेंड भी थे, वो बहुत अच्छे बाप भी थे, और मेरे लिए मेंटोर थे। मैंने उन्हीं को फॉलो किया। जैसे वो करते थे वैसे मैंने किया। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनी। वो मुझे, आपको यकीन नहीं आएगा, थ्रू आउट माई एजुकेशनल लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ, वो मुझे खुद सुबह छोड़ते थे और छुट्टी के वक्त खुद लेते थे। उन्होंने मुझे मुश्किल में कभी भी नहीं डाला। खुद सफर में कोई मुश्किल मुझे कभी पेश नहीं आई। कभी इत्तेफाकन अगर खुद से आना जाना भी हुआ तो ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरे वालिद साहब ने ही मुझे पिक एंड ड्रॉप किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आपके वालिद के हवाले से एक सवाल है मेरे जहन में। हमने सुना है कि अख्तर खालिक साहब जो हैं हर वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ अपने तमाम अजीजों रिश्तेदारों के यहाँ बड़े एहतमाम से मिलने हाँ, जाया करते थे, और उन्होंने बिल्कुल। हमेशा अपनी जिंदगी में इस चीज को बरकरार रखा। तो आप ये बताइए कि क्या आज के दौर में भी हमारे अंदर ये चीज मौजूद है? क्या आपके वालिद ने जिस तरह से अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहे आते जाते, तो क्या आप में या आपके इर्द गिर्द लोगों में भी ये चीज मौजूद है या नहीं है? अ, वैसे जो फैक्ट है वो ये है कि ये चीज पहले से के मुकाबले में कम हो गई है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जुड़ी रहूं सबसे, अपने ससुराल वालों से भी, अपने मैके वालों से भी, ताकि हमारा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग रहे। वरना अगर ये कम हो गया ना तो बच्चों में भी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रहेगी, कुछ नहीं रह पाएगा फिर। लेकिन अब घर अब्बा जी की तो बात अलग थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोगों को जबरदस्ती लेके जाया करते थे कि नहीं जाना चाहिए, रिश्तेदारों को पहचानना चाहिए। तो हम कोशिश यही करते थे, शायद उन्हीं की वजह से आज तक हम नाम सुनते हैं तो पहचान जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी तो खानदान से बाहर शादी हुई तो मेरा इतना आना जाना नहीं रहा। और दूर दराज रिश्तेदारों में फर्स्ट कजन तक तो रहा, आगे तो जाके इंसान फिर हो जाता है, भूल जाता है ना, नहीं जाता। लेकिन उन अब तक नामों से मैं पहचान लेती हूँ। कहीं मिल जाए कोई कि आप पूछते हैं लोग के पहचानती है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहचानती हूँ नाम से। तो शायद ये अब्बा जी की वजह से, ये शायद क्या बल्कि 100% अब्बा जी की वजह से, जो हमें तमाम रिश्तेदारों में ले जाके मिलवाते रहे।
अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आपकी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं और सब आला तालीम याफ्ता हैं, और आप खुद भी आला तालीम याफ्ता थी, और आपने प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से देखा जाए तो तमाम उम्र नौकरी भी की। तो जिस तरह आप घरेलू उमूर में महारत रखती हैं, तो क्या आपकी तीनों बेटियां भी उसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ को और घर को लेकर चल रही हैं? नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बच्चियों को ऐसा ट्रेन किया, बेशक वो घर में काम ना करती हो पढ़ाई के दौरान, लेकिन मैंने सिखाया सब कुछ। और अभी 2 बच्चियों की मेरी शादी हुई, एक की नहीं हुई जो कनाडा में है। दोनों अपना घर संभाल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना सब पकाती हैं, जॉब भी साथ लेके चल रही हैं, वो भी सक्सेसफुल है। जी, एक सवाल मेरा ये है कि शहर कराची में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के स्कूल जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जैसे पारसी कम्युनिटी के 2 स्कूल यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा दहली सौदागरान के स्कूल हैं, मेमन कम्युनिटीज के स्कूल हैं। तो आप हमें ये बताइए कि चाइल्डियों के हवाले से जो है, या प्रेग्नेंट चाइल्ड के हवाले से कोई ऐसा स्कूल जो है वो हम किस तरीके से शहर कराची में जो है वो चला सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम पे? चला सकते हैं, स्टार्ट करें, कोई स्टेप ले आगे बढ़े तो मैं भी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि जो आप जिन जिन की बातें कर रही हैं इनका जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुए से मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है कि मैं इनको टेक्नोलॉजी भी बताती रही हूँ, उसमें क्या सामान आएगा और क्या सिलेबस होगा, ये भी मैं इन लोगों को काफी लोगों को गाइड करती रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई आगे बढ़ता है करने के लिए तो मैं उसके साथ देने को तैयार हूँ, और खुलना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट एक होना चाहिए जिसमें हम लोग भी कुछ कर सकें। और एक और सवाल ये है कि कभी यानी प्रोफेशनल जिंदगी में कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो कि जहां आपको इंतजामी उमूर में बड़े किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, या आपने बहुत महारत से उसको डील किया हो, तो उस हवाले से हमें बताइए। देखिए, एक अगर आप ये पूछते हैं कि मतलब इंतजामी उमूर में जैसे फर्क पड़ा, वो तो एक दफा ऐसा हो चुका है कि मैं जब करीमाबाद में प्रिंसिपल थी तो उस दौरान एक स्टॉप बिल्कुल जैसे हमारा कॉलेज का ब्रिज खत्म होता था वहाँ बच्चों का स्टॉप था, छुट्टी का वक्त था, बच्चियों की छुट्टी हो गई थी, तो इतने में एक बस आई जिसका ब्रेक फेल था, वो बस बच्चियों पे चढ़ गई। बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां उसमें जख्मी भी हुई और कुछ एक्सपायर भी हो गई हैं, 1-2। तो वो लम्हा ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि स्टॉप इतना नजदीक था वहां से। हमारे मेरे अपने जो चपरासी वगैरह थे प्यून से, वो बच्चियों के खून आलूद कपड़े उठा उठा के, मतलब दुपट्टे बैग उठा उठा के मेरे पास ला रहे थे। मैंने पूछा हुआ क्या है, वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। फिर उनके बैग्स आ रहे थे, तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा था कि जो वहां पे स्टॉप पे और भी लोग खड़े थे उनका बैग्स भी आ रहे थे, उसमें से उनके घर वालों को इत्तला भी देनी थी। तो मैंने अपने स्टाफ को, मैंने अपना बिल्कुल जहन को बिल्कुल अलर्ट रखा, माइंड को, और मैंने कहा नहीं इस वक्त है ना बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। सबके बैगों में से उनके डायरिया निकलवा निकलवा के जहां तक नंबर मिलते गए सबके घरों में मैंने फोन करवाया कि फलाने फलाने हॉस्पिटल में लेके गए, आप लोग पहुंचे। और मतलब मैंने अपना कहना चाहिए हवास बिल्कुल कायम रखे, और ये सोचती थी कि करना क्या चाहिए। फिर मैंने जब ये सारा कुछ हो गया सिलसिला के सबके घर वालों को इत्तला दे दी, वो लोग पहुंचे हॉस्पिटल में, मैं खुद हॉस्पिटल गई, उसके बाद आके फिर मैंने अपने हाई अप्स को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला था और काफी दिनों तक बड़ा सोगवार माहौल रहा, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। और फिर जाहिर है कराची जैसे शहर में हंगामा आराई भी फौरन शुरू हो जाती है, ये सब कुछ हुआ, लेकिन करना पड़ा सब कुछ, और आसानी से मैंने मैनेज कर लिया। वो एक ऐसा वाक़या था जो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। जब मैं कॉलेज के पास से स्टॉप के पास से गुजरती हूँ तो मुझे एकदम वो चीज़ बिल्कुल ही स्ट्रक करने शुरू कर देती है, मेरा माइंड ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। जी, उस वाक़ये के हवाले से मेरी भी एक वाक़िफ़कार हैं कि जिनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, एक तवील अरसा गुजर गया है, लेकिन वो आज तक उस चीज़ को भूल नहीं सकी, उस इसी वाक़ये हादसे में को। हुआ था करीमाबाद में। जी, जी, उसी हादसे में हुआ था, और उन्होंने हाँ, वो अफवा कॉलेज की बच्ची होगी, क्योंकि अफवा कॉलेज की बच्चियों की भी डेथ हुई थी उसमें ना। अफवा कॉलेज हमारे कॉलेज के बराबर में था, तो दोनों कॉलेजेस के बच्चियों के हुआ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमने जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया, फिर ज़ाहिर है वो मुझे वहां पे मुर्दा खाने में लेके गए, आप चेक करें आपकी कौन सी बच्चियां हैं। तो वो एक अजीब सा वो था, लेकिन काफी दिन डिस्टर्ब तो मैं रही, लेकिन मैंने अपने डिस्कशन पे कोई फर्क नहीं आने दिया, अपने आप को हाजिर और नाजिर रखा, अपने दिमाग को बिल्कुल हाजिर रख के सारा काम किया, और सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से टैकल कर ली। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, यूं कहना चाहिए अल्लाह ताला हिम्मत, ताकत और हौसला अल्लाह ताला ही देता है। बेशक, बेशक। जी, मैं अब अब्दुल काशिफ भाई से कहूँगी कि मज़ीद सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
जगजीत सिंह की एक गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आपके बचपन की भी बहुत सी यादें होंगी, कोई मजेदार वाकया हो तो हमसे शेयर करें। देखिए, मैं जरा बड़ी सिंपल सी बच्ची थी, मजेदार वाकया तो नहीं, हाँ एक वाकया शेयर कर सकती हूँ। जो वाकया तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा मजेदार वाकया तो कुछ मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हुआ हो। बस एक वाकया मुझे जरूर याद है कि क्योंकि जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। छोटी क्लास में थी, एक दफा मैं सेकंड आ गई। तो जब सेकंड आई तो वहाँ पे मुझे टीचर्स ने भी मुझे डांटा कि ये सेकंड क्यों आ गई, सेकंड क्या पढ़ना छोड़ दिया, क्या खेल में दिल लग गया, कुछ समझ नहीं आ रही थी। घर आई बजी की रिपोर्ट दिखा तो वो भी नाराज, सेकंड क्यों आ गई। मैंने कहा सेकंड, मैंने सोचा पता नहीं सेकंड आने क्यों इतना बुरा है। मैंने कहा क्यों बुरा है होता है क्या। तो बजी ने मुझे समझाया बेटा जो हमेशा फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट की ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो उसके बाद से मैंने अपनी गिरा से बांधी और हमेशा आगे ही आगे रही, अल्हम्दुलिल्लाह। होता है वो है ना, फिर फर्स्ट ही आती रही आगे हर इम्तिहान में, हर जगह जाके ना। बस ये थोड़ा सा मोटिवेशन था मेरे लिए। पहले तो मैं घबरा गई कि डांट डपट क्यों हो रही है, लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे इतने खुश होते हैं, मुझे तो डांट पड़ी है कि तुम सेकंड क्यों आ गई। तो ये बस ये वाकया मुझे हमेशा याद रहता है, इसको आगे लेके मैं चलती रही, मैंने और मेहनत की और फिर मैं फर्स्ट दोबारा आना शुरू हो गई। और मैं बड़ी खुश थी सेकंड आ गए, मुझे कोई असर नहीं था क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी। मैं क्या सेकंड आ गई तो क्या हुआ, जिसने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी वो फर्स्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाकया मुझे अक्सर याद आता है जब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं हम फर्स्ट नहीं आ सकते, मैं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक पसंदीदा कोट है, हार्ड वर्क पेज बट स्मार्ट वर्क पेज बेटर। हम चाहेंगे आप इस कोट के पीछे जो सोच है उसको हमारे व्यूअर्स को समझाएं। देखिए, एक तो सबसे शुरू से जब से मैं पढ़ती थी, मैंने जॉब की, मैंने एक चीज हमेशा अपने जहन में रखी, वो ये था कि नेवर पुट योर वर्क ऑन योर माइंड, ऑलवेज पुट योर माइंड ऑन योर वर्क, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, अदरवाइज यू विल रिमेन इन प्रॉब्लम। ये अपने साथ रखते हुए मैं काम करती रही। और ये जो आप कह रहे हैं कि हार्ड वर्क इज बेटर एंड हार्ड वर्क पेज बट स्मार्ट वर्क पेज बेटर, इसकी ये थ्योरी है कि देखें, दोनों सेंसेस में हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वक्त पे अपने काम को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हार्ड वर्क में ये होता है कि फिजिकल हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा इस्तेमाल होती है, हम उसमें प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना। हमने लिस्ट उठाई और काम शुरू कर दिया, सुबह मुंह उठते ही आंख खुली और हमने अपने काम शुरू कर दिया कि हमें ये शाम 5 बजे तक काम खत्म करना है। काम तो खत्म हो गया, लेकिन फिजिकली हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमने कितना ज्यादा काम कर लिया। लेकिन स्मार्ट वर्क से मुराद ये होती है कि पहले मेरा तरीका क्या था, मैं अपने कामों में सबसे पहले देखा करती थी कि प्रायोरिटी किस काम की है, उसको पहले किया और अपने दिमाग ज्यादा इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि फिजिकल स्ट्रेंथ इस्तेमाल किया। दिमाग इस्तेमाल करते हुए जब काम करते हैं आप, तो टाइम से पहले उसे कर लेते हैं। जब टाइम से पहले कर लिया, थके भी नहीं, इट फील्स बेटर। ये थ्योरी मेरी। बहुत खूब। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के अलावा आपके क्या शौक हैं, क्या हॉबीज हैं? बहुत सारे, बचपन से खिलाड़ी रही, एथलीट रही, तकरीरें करती रही, यूनियन में रही, शायरी करती रही, आर्टिकल लिखती रही, सब कुछ करती। हर फन माशाल्लाह। मौला बनती रही, हर फन मौला बनने का शौक था, जो कि पूरा भी करती रही अपने ख्यालात को और अपने उसको, खेलती बहुत थी। माशाल्लाह, शायरी अभी भी करती हैं आप? कभी कभार अगर कोई चीज मुझे कोई तंग करती है, डिस्टर्ब करती है या किसी चीज से मैं इम्प्रेस होती हूँ तो शायरी कर लेती हूँ। तो कुछ अगर एक दो लाइन याद हो तो अगर वो शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं। देखिए, इज्जत से जीने के लिए दुनिया में कुछ काम करें, इज्जत से जीने के लिए दुनिया में कुछ काम करें, अर्ज वतन की खातिर अपने दिल जानो दिल कुर्बान करें। बहुत खूब। है कोई जो अहले वफा की ये मजबूरी भी देखे, है कोई जो अहले वफा की ये मजबूरी भी देखे, जख्मों के अफसाने लिखे फूलों को उन्वान करे। तब बहुत खूब। तक हम गैरों से परवीन आस लगाए रखेंगे, तब तक हम गैरों से परवीन आस लगाए रखेंगे, दुनिया वाले इस मुश्किल को खुद ही अब आसान करें। बहुत ये खूब। 3 अशर बहुत मुझे खूब। हमेशा याद रहते हैं। बहुत खूब। बहुत खूब। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
देखिए ECG मेंबर्स को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि ये एक तो बहुत अच्छा फोरम है, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हम जैसे लड़कियां जिनकी शादी चाइल्ड से या खानदान से बाहर हो जाती है, वो कट ऑफ हो जाती है। ये एक अच्छा फोरम आप लोगों ने बनाया जिससे कम से कम एक लिंक बना रहेगा। मैं चाहूंगी कि ये लिंक स्ट्रांग रहे और सब इसके अंदर आए और सब अपने अपने आइडियाज दे, सबके एक्सपीरियंसेस, सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और हम सब उससे फायदा उठाएं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। बस ये मेरा पैगाम है कि जितना ज्यादा हम क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे उतना एक दूसरे को याद रखेंगे, फिर हमारे बच्चे भी पहचानेंगे। वरना हमारे बाद भी, जैसे अपने वालिदैन के बाद हम बहुत दूर हो गए, इस तरह के हमारे बच्चे बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। बट स्टे कनेक्टेड, स्टे यूनाइटेड, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। परवीन बाजी, आज आप जैसी शख्सियत बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, क्योंकि आपने मौका दिया कि मैं अपनी सलाहियतें, बुरे हालात में आपको चीजें बता सकूं कि मैं क्या करती रही हूँ और क्या करती हूँ। थैंक यू काशिफ एंड कुंबुल एंड फेमिना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।